औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन प्रिपरेटरी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने फिजिक्स की ट्रिक्स देखी, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया और एक नई सीरीज का आगाज हम करने जा रहे हैं। हम पास्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। 2009 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट सॉल्व कर लिया था हमने, एनालाइज कर लिया था। आज हम फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे 2009 के। ये वो पेपर है जो एनटीएस ने 2009 में कंडक्ट किया था। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था हमारे पास, अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्ट्रैंडेड पार्टी ऑन द ग्राउंड इफ द हेलीकॉप्टर इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली at 40 meter per second at a height of 100 meter above the ground. Where does the package strike the ground relative to the point at where it was released? अब बच्चों, ये कंप्लीट न्यूमेरिकल 5 नंबर के लिए आया करता था और अब आपको एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, तो कुछ आपको ट्रिक्स जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले आप एक डायग्राम, रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि सर हमारे पास ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। इस हेलीकॉप्टर का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दिया हुआ था। ये हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट y है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास x है। सर हमने कहा कि हमारे पास ये जो x मौजूद है, इसकी हेलीकॉप्टर की जो वेलोसिटी होगी, पैकेट चूंकि इसके अंदर मौजूद है तो इसकी वेलोसिटी भी वही हो जाएगी। तो हेलीकॉप्टर की हाइट कितनी है सर? 100 दिया हुआ है। वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। अब आ जाइए पैकेट पर। हम कहते हैं कि पैकेट की जो वेलोसिटी है v हमने नोट किया हेलीकॉप्टर के लिए, v नॉट हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैकेट की। पैकेट की वेलोसिटी भी 40 हो गई। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना हो गया सर? 40 हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट 0 क्यों कंसीडर किया हमने? हमने ये पढ़ा था काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स में और टॉम एंड जेरी की हमने एग्जांपल ली थी कि कोई भी चीज अगर मैक्सिमम हाइट पर जाती है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, वो वहां पर रुकती है। टॉम एंड जेरी में आपने अक्सर देखा होगा कि टॉम जंप लगाता है, टॉप पर पहुंचता है और थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर वापस नीचे आता है। तो उस बुनियाद पर आपने इसको क्या कंसीडर कर लिया? 0। और आपको क्या मालूम करनी थी? रेंज मालूम करनी थी। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सर फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब चूंकि पैकेट जिस वक्त ड्रॉप किया जा रहा था उस वक्त उस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सर? 0, चूंकि वो रुका हुआ था। तो हमने यहाँ पर वी आई कितना ले लिया? 0। अब यहाँ पर टाइम के साथ जब हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा है कि 0 से अगर 1,00,000 भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा सर? 0 आएगा। हमने इसको गायब कर दिया। फॉर्मूला क्या बन गया? S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई हो गया। ए मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो गया। ए की वैल्यू वैसे तो है बेटा 9.8, हमने 10 कंसीडर किया है। 100 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 10 बचता है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20। अब 20 का आपको अंडर रूट लेना है, बिकॉज ये वैल्यू किसकी आ रही है? ये वैल्यू आ रही है बेटा टी स्क्वायर की, और आपको क्या करना है? अंडर रूट। अब हम फंस गए यहाँ पर, सर ये कैसे करेंगे? देखो 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। तो 20 का अंडर रूट कितना होगा? इनके दरमियान का होगा सर, लिख दें 4.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि हमें समझ में आया। अब हमें रेंज मालूम करनी है। रेंज के लिए जो हम फॉर्मूला लेंगे वो है वी एक्स इंटू टी। वी एक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल 40 था, टाइम आपके पास 4.5 आया। अब आप कहेंगे सर बगैर कैलकुलेटर इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 40 को मल्टीप्लाई करें 4 से, क्या आंसर आएगा? 160। 0.5 बच गया। 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करें, 0.5 मतलब आधा, तो 40 का 20 हो जाएगा। 160 में 20 प्लस करें क्या होगा? 180। आप देख रहे हैं कोई कैलकुलेटर में यूज नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। अब आइए अगर आंसर की जानिब बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में देखें दिया हुआ 180.7। इसको हम दुरुस्त जवाब कंसीडर करेंगे, चूंकि हमने बीच में पॉइंट्स ओमिट किए हैं तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी कहेंगे इसका सही जवाब है। देखिए हमने कोई लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं किया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया और न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बेटा। The radius of moon is 27 of the earth radius and its mass is 1.2 of the earth's mass. Find the acceleration due to gravity. Again ये एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया करता था और हमें इसे एमसीक्यू के तौर पे कैसे सॉल्व करना होगा। सर मून का रेडियस कितना है? 27% ऑफ द अर्थ रेडियस। 27% का मतलब क्या है? 27/100। मास ऑफ मून कितना है सर? 1.2% ऑफ मास ऑफ अर्थ, यानी 1.2/100। ये आपको मालूम करनी है और ये ग्रेविटी आपको पता है, दैट इज 9.8। एम हम मून के लिए ले रहे हैं और ई हमने अर्थ के लिए लिया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर।
एम एम यानी मास ऑफ मून, आर एम यानी रेडियस ऑफ मून। अब हमने यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दिया, एम एम की जगह 1.2 अपॉन 100, आर एम की जगह 27 अपॉन 100। ठीक है, ये एम ई और ये आर ई हमने यहाँ अलग करके लिख देंगे हम, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये नीचे डिवाइड हो रहा था, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्रॉस हो जाएगा। 1.2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1.2 डिवाइडेड बाय 729 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100 हुआ। 1.2 इंटू 100 कितना होता है सर? 120। अब आप कहेंगे सर 120 को 729 से डिवीजन करना है, ये कैसे करेंगे हम? अब इसको आप समझ लीजिए ये 12 है और इसको 720 मान लें, 72 मान लें। ठीक है, तो 12 वन जा 12 का टेबल पढ़ते जाए 6 तक जाना पड़ेगा, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे 6 आ गया। 9 आपने ओमिट कर दिया चूंकि लास्ट में हम एडजस्ट कर देते हैं इसे, तो ये बन गया आपके पास 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 0.166। तो अब ये जो पूरी वैल्यू आई है बेटा, ये किसके बराबर आई है? सर ये बराबर है अर्थ की ग्रेविटी के। अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, 10 कंसीडर कर लो। 10 को जब 0.166 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जवाब आएगा? 1.66। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1.615, चूंकि हमने पॉइंट्स को मिस किया था बीच में, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, टू कैपेसिटर C1 is equal to 2 microfarad and C2 is equal to 4 microfarad are connected in series across a 100 watt supply. Find the effective capacitance. बात की जा रही है सीरीज की। अब आप सोचते हैं सर 1/, का फॉर्मूला एलसीएम, भाई ट्रिक जान लेते हैं। जब कभी भी लिखा होगा कनेक्टेड इन सीरीज, आपकी ट्रिक होगी C1.C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर 3 कैपेसिटर दिए होंगे तो C1.C2.C3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 4 दिए होंगे सर तो C1.C2.C3.C4 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, जितने दिए हुए होंगे। आपके पास डेटा में 2 और 4 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 है, 2 प्लस 4 6 है। 2 के टेबल से आप डिवीजन कर रहे हैं, 4.3 आपके पास जवाब आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी 4/3 इज द राइट आंसर। वो न्यूमेरिकल्स जिनको देखकर आपको लगता था कि मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, ये उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर डाली गई है जो कहते हैं सर हम न्यूमेरिकल्स में वीक हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा कि न्यूमेरिकल आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पास्ट पेपर सॉल्व करने का बेटा मकसद हमारा ये भी होता है कि ये जानने सवाल कैसा पूछा जाता है, हमें फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ते हैं। इस वक्त जो हम एमसीक्यू देख रहे हैं, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V at pressure P and absolute temperature T, the mass of each molecule is m. If K is the Boltzmann constant, then the density is, then the density is mp upon kt, option number D। Derivations के लिए आप अक्सर सवाल पूछते हैं मुझसे मैसेज करके कि सर डेरिवेशन कैसे याद करनी है। बेटे मैं आप सबके सवाल देख रहा होता हूं, लेकिन इंडिविजुअली कभी कभार मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपनी वीडियोस में उनका जवाब दे देता हूं। डेंसिटीज या कोई भी डेरिवेशन आपको याद नहीं करनी होती, उसके एंड प्रोडक्ट्स आपको याद करने होते हैं, क्योंकि ड्राइव करने के लिए कुछ भी नहीं आने वाला हमारे पास। अगला एक न्यूमेरिकल बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन से। A car is waiting at a traffic signal and when the signal turns green, the car starts ahead with a constant acceleration of 2 meter per second square. At the same time, a bus traveling with a constant speed of 10 meter per second overtakes and passes the car. How far beyond its starting point will the car overtake the bus? एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ याद रखनी होगी कि कार ट्रैफिक सिग्नल पर वेट कर रही है और वो रुकी हुई है। रुकी हुई का मतलब है कि कार की इनिशियल वेलोसिटी आगे कितनी माननी होगी, हमें 0 कंसीडर करनी होगी। ठीक है, आइए सॉल्यूशन पर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इन टाइम t मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10s। तो s इज इक्वल टू vt का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपने लिख दिया d इज इक्वल टू 10t। ठीक है, टाइम अभी नहीं पता हमें। डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द कार मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन टाइम t। अब फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2at स्क्वायर। पीछे हमने पढ़ लिया था कि कार कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई सर? 0। ये पूरी वैल्यू क्या बन गई? 0 बन गई। अब देखिए s की जगह 10t लिख दिया जो पर मालूम किया था। 1/2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया। अब इज इक्वल टू टी, आप कहेंगे सर यहाँ टी स्क्वायर था, देखो ये टी स्क्वायर ये टी है, कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। टाइम कितना आ गया? 10 सेकंड। जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा बेटा, आप लोगों को ट्रिक्स लगानी होगी। अब
d इज इक्वल टू 10t था आपके पास, t की वैल्यू पुट कर दें तो डिस्टेंस कितना आ गया 10 इंटू 10 100। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास इस सवाल का दुरुस्त जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास सेम डेटा मौजूद है। A battery has an EMF electromotive force of 6 volt and an internal resistance of 0.4 ohm. It is connected to a 2.6 ohm resistor through SPST, that is single pole single through switch. अब जो आपके पास स्मॉल रेजिस्टेंस है आप उसे स्मॉल आर लेंगे, जो आपके पास कैपिटल रेजिस्टेंस है आप उसे कैपिटल आर कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है व्हेन द स्विच इज ओपन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जब स्विच ओपन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0.8 2.6 5.2 या 6.0। तो आपके पास फॉर्मूला तो होता है बेटा V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन आई आपको नहीं दिया गया। ऐसी सिचुएशन में जब आई नहीं दिया जाता आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, यानी स्मॉल प्लस कैपिटल। ई दिया हुआ है सर 6 वोल्ट, स्मॉल आर दिया हुआ है सर 0.4, कैपिटल आर दिया हुआ है सर 2.6, ऊपर रख दिया आपने 6, 0.4 2.6 को प्लस किया 3 आया, 6 अपॉन 3 2, तो आपके पास कितना आ गया 2 एम्पियर्स। आई मिल गया आपको। अब आप इससे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लें टर्मिनल्स पर भी और कॉर्नर्स पर, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि आपके पास जब वो ओपन होगा तो टोटल करंट कितना आ रहा होगा। आपने पहले टर्मिनल मालूम किया, टर्मिनल के लिए आर की वैल्यू आप टर्मिनल की लेंगे, यानी सेकंड रेजिस्टर लेंगे, 2 इंटू 2.6 क्या आता है 5.2, सेकंड आपके पास 0.4 था, 2 इंटू 0.4 क्या आता है 0.8, 0.8 और 5.2 को प्लस कर दें, चूंकि आप टोटल जानना चाह रहे हैं, तो आपके पास रेजिस्टेंस कितनी आपके पास करंट कितना आया 6 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब हो गया। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में हमसे पूछता है व्हेन द स्विच इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब सिर्फ टर्मिनल मालूम करना है, तो आपने रेजिस्टेंस भी कौन सी ली है टर्मिनल के लिए, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर। आई 2 है, ये 2.6 है, 2.6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5.2 वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। Assume that you have two balls of identical volume, one weighing 2 newtons and the other 10 newton. Both are falling free after being released from the same point simultaneously. Which of the following will be true? इनमें से कौन सी बात सच लिखी हुई है। पहली बात, a 10 newton ball falling freely from the rest will be accelerated at a greater rate than the 2 newton ball. ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हम क्या कहते हैं, सिर्फ फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए एक्सेलरेशन बन जाती है ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8। ठीक है, at the end of 4s of the free fall, the 10 Newton ball will have 5 times the momentum of the 2 Newton ball. सर ये बात ठीक है, क्योंकि मोमेंटम के लिए आपको मास और वेलोसिटी की जरूरत है, और यहाँ पर जो सेकंड बॉल है वो 5 टाइम्स ग्रेटर है, तो हो सकता है बात सच लिखी हुई है। नंबर 3, at the end of 4 seconds of free fall, the 10 Newton ball will have the same kinetic energy. सेम नहीं हो सकती काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में मास इन्वॉल्व हो रहा है, mv स्क्वायर k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, तो वो वैल्यू चेंज होगी। The 10 Newton ball possesses greater inertia than 2 Newton ball. यस ये बात भी ठीक है, क्योंकि इनर्शिया का ताल्लुक भी मास के साथ है। तो सर जो पॉइंट नंबर 2 है और जो पॉइंट नंबर 4 है ये हमें सही लग रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमें वाहिद नजर आ रहा है जिसमें ये दोनों बातें ठीक लिखी थी, तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल मूविंग हॉरिजॉन्टल with speed v strikes the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is equal to the mass of the ball. If the collision is elastic, the bob will rise to the height. अब अगेन बेटा कंडीशन यहाँ पर दी गई है, आप केस स्टडीज आपको याद नहीं करने होते, आपको उनके एंड रिजल्ट्स याद करने हैं। ये न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये आपकी मेमोरी पर बेस कर रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, पॉइंट source of light is placed at the principal focus of a concave lens. Which of the following will be true of the refracted light? It will diverge, it will be parallel to the principal axis, it will seem to come from a point 1/2 of the radius of curvature from the lens, it will converge. नीचे जो ऑप्शन दिए हुए उनमें कोई भी सही जवाब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 1 2 और 3 तीनों बातें दुरुस्त नहीं है, 1 और 3 दुरुस्त नहीं है, 2 और 4 दुरुस्त नहीं है, 4 दुरुस्त नहीं है, सिर्फ 1 हमारे पास करेक्ट आंसर है यहाँ पर, जो नीचे ऑप्शंस में नहीं दिया गया, तो हमने कहा नन ऑफ देम इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स हमें लगता है कि जो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है ये सवाल में ऐसे ही डाल दिया गया है, कोई जरूरत नहीं थी, ऑप्शन बच रहा होता है तो ऑल ऑफ देम है नन ऑफ देम ऐड करते हैं। मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि जब नन ऑफ देम
कह दिया जाए या ऑल ऑफ देम कह दिया जाए, तो सवाल को एक मर्तबा और पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है हमें। स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इसके फीडबैक का हम इंतज़ार करते हैं 033322433031 पर। और अगर किसी और टॉपिक पर भी हम वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं, तो आप वो टॉपिक भी हमें व्हाट्सएप कर रहे होते हैं। इंशाअल्लाह हम आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बनाकर आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। और आस्क एमएसक्यू लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। एपिसोड 1 की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अगर हम कोई सवाल पूछना चाहते हैं एमएसक्यू से, उनके लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, तो हम जल्द पूछ लें ताकि वीडियो कंपाइल करके आपके सामने एपिसोड नंबर 1 पेश कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा बेटे इसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।